ठीक है, चलिए देखिए कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग डिसाइड करते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए कि आखिर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है और कब सिग्निफिकेंट हो जाता है, कब इनसिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके माइंड में ये बात होगा कि मान लीजिए दो मासेज हैं और एक मास m1 है फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे मास m2 है। ठीक है, और उनके बीच का सेपरेशन जिसको हम लोग r बोलते आए हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे पहला केस में केस फर्स्ट में हम क्या मानते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 और वो 1 kg है। मान लीजिए दो मासेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका वैल्यू कितना है 1 kg और उनके बीच का जो सेपरेशन है r उसको 1 मीटर हम मानते हैं। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे F12 कंसिडर करेंगे। ये कौन सा फोर्स होगा? ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे ये काम। और एक फोर्स होगा F21 और ये कहलाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मीनिंग है आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना आगे जाकर के, अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए है। आगे जाके ये स्टेटमेंट नहीं लिखना, आप ये लिखेंगे उसका मीनिंग ही ये हो जाएगा। यानी कि F12 मतलब हो गया फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2 और F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो आप अपने कॉमन सेंस से लगा यूज कर सकते हैं जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं कि यदि m1 मास पर F2 फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा और ये क्या वैल्यू देगा? ये होगा F12 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम यहां पर F12 लिखना चाहें तो F12 क्या लिख सकते हैं? अभी एरो नहीं दे रहे हैं, समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। तो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 और M1 कितना है, M2 कितना है? 1 इंटू 1 डिवीजन में 1 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? कब? केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या माने कि M1 और M2 का मास कितना है? 1 kg और उनके सेपरेशन 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली F12 जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन बनेगा। और ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है? मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि हम काउंट कर सकते हैं या इसको इग्नोर कर सकते हैं। 10 टू पावर कितना है? तो ये नीचे जाएगा ना, तो 6.67 इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 6.67 डिवीजन में 10 टू पावर 11। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होगा। तो ये वैल्यू काउंटेबल है या फिर इग्नोर किया जा सकता है? इग्नोर किया जा सकता है। ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास मान लीजिए कि एक तरबूज है यहां पर, उसका मास 1 kg है और एक तरबूज यहां पर मास उसका 1 kg है और 1 मीटर के सेपरेशन पर है, तो उनके बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स 0 है। ठीक है, तरबूज की जगह पर हम लोग अपना मास रख के भी देखेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका केस 2 ले लेते हैं, मान लीजिए केस 2। तो केस 2 में मान लेते हैं कि दो बॉडी हैं, एक ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। तो M1 मान लेते हैं कि M1 मास को हम मान लेते हैं कि ये अभिषेक है। ठीक है, और M2 मान लेते हैं नीरज है। आप लोग में किसी का नाम नहीं है अभिषेक है, ना ही नीरज है, इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है, अभिषेक जैसा नाम से लग रहा है, कितना वजन होगा? हाँ, कभी आपने सुना है कि इसके जो दादाजी थे उनका नाम अभिषेक कुमार था? यंग आदमी होगा, कितना वजन होगा? चलिए मैक्सिमम ले लिए,
हाँ हाँ, मेरा नाम अभिषेक नहीं है। 80 kg। और M2 नीरज है। नीरज भी ओल्ड नाम तो नहीं लगता है, यंग नाम तक लगता है ना, तो ये भी उसी के आसपास होगा। हाँ, तो M2 कितना रख ले, इसको भी 80 kg रख लेते हैं। हाँ, अच्छा, आर मान लेते हैं, कितना रखें आप ही बताइए। छोटा डिस्टेंस रखेंगे तभी तो फोर्स ज्यादा होगा, तो 1 मीटर रख लें। हाँ, मान लीजिए कि नीरज वहां खड़ा है और अभिषेक यहां खड़ा है, 1 मीटर ये है लगभग, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होगा ना ये। कभी कपड़ा आप ये मतलब जो काट कर देता है पर्दा वगैरह के लिए, वो आप कभी लेने गए हैं? वो एक जो उसके पास रॉड आता है ना, वो 1 मीटर का रहता है ना। साड़ी जो जनरली होता है, साड़ी का लेंथ कितना होता है? 5 मीटर या 5.5 मीटर भी होता है ना। तो उसी तरह 1 मीटर जो रॉड है, उतना ही लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो अभी हम यहां पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, F12 निकालिए या F21 निकालिए। आप जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहां पर ले रहे हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 80 इंटू 80 डिवीजन में 1 स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। आइए 6.6 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, और इंटू 10⁻11, और यहां क्या होगा, 8 8 जा 64 होगा, और इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। डिवीजन में 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे 2 है और यहां कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, तो 6.67 6 कर लेते हैं, और इंटू 64 और इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, 10⁻9। इसको इक्वेट करें तो 6.6 इंटू 64 डिवीजन में 10⁻9। अब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या ये भी ऑलमोस्ट जीरो आएगा? वहां 2 जीरो ही तो कम हुआ, बोलिए। यहां 10⁻9 है ऊपर, यानी कि डिवाइड जो डिनोमिनेटर में क्या है, 10⁻9 है, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए ना अभिषेक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ना ही नीरज। हाँ, अच्छा, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। बोले समझ गए इस बात को, बात की गहराई को समझे कि इसी पे ध्यान था, ठीक है। तो ना ही नीरज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ना ही अभिषेक करेगा, ठीक है। लेकिन अब केस 3 में आते हैं हम लोग। केस थर्ड, मान लीजिए सिचुएशन बदला, ये फर्स्ट पोजीशन है जहां M1 है, और ये सेकंड पोजीशन है जहां M2 है, जहां कौन है, नीरज है। और यहां पर मान लीजिए धरती मां है, ठीक है। तो यहां एक अर्थ हो गया और एक नीरज हो गया। नीरज कितने दूरी पर है, धरती मां ये है, इससे 1 मीटर ऊपर है नीरज। मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो नीरज मान लीजिए आगे बढ़ेगा तो धरती मां खींचेगी उसको अपनी ओर, खींचेगी कि नहीं? वो तो जीरो नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, और ये दूरी को क्या मान लीजिए, 1 मीटर, और इसको क्या मान लीजिए, नीरज, जिसका मास कितना है, बोलिए, 80 kg। अर्थ का मास कितना होता है? कोई बोल सकता है? अर्थ का मास याद है किसी को? बोलो। तब तक में हम भी देख लेते हैं, बताइए। अर्थ का मास कोई बता सकते हैं? किसी ने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा? हाँ, अच्छा, अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कितना है?
जो मुझे याद आ रहा है, मास ऑफ अर्थ 6, ऐसे होता है इतना, 5.97 इंटू 10⁻24 kg होता है। इसको आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। समझ पाए? तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कभी कोशिश मत कीजिएगा फीता लेकर के नापने की। जीवन क्या हुआ, तुम अलग राग अलाप रहे हो, क्या हुआ, क्या समस्या है, कुछ नहीं ना? अच्छा महसूस कर रहे हो ना? ठीक है, तो महसूस करो अच्छा, और अपनी खुशी को अपने तक रखो। आइए अब बस, क्या हुआ, अरे बोलो, वीडियो स्टार्ट नहीं है, चल रहा है ना? आप लोग देखते हैं ऐसा कुछ, देखते हैं कि नहीं? कुछ इससे लाभ हो रहा है कि गोईठा में घी सूख रहा है? हाँ? एफ देखिए, एफ इज इक्वल टू, अब यहां क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ m2 कर लीजिए, डिवीजन में 1 मीटर, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहां पर g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं ना, और यहां पे अब मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 इंटू 80 डिवीजन में 1, होगा ऐसा? तो अब यहां पे आइए, तो ये 86, अब मान लीजिए 6 है ये, और यहां पर 6 है, तो 36 हो गया, और 36 8 जा कितना होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6 है, और इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10⁻11 -11 प्लस 24, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0 है एक, 25 ले लेंगे। बताइए कितना आ रहा है ये, 288 इंटू, ऑलमोस्ट ले रहे हैं, इंटू 10⁻25 में से 11 किया, कितना बचा, 14 बचा। तो क्या ये वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट है? तो कहने का मतलब, जब जब दो मासेस के बीच में एक मास अर्थ होगा तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसीलिए अर्थ यदि किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और यदि किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो वो महसूस होता है ना? और यदि कोई दो बॉडी अपने दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो महसूस। कहानी का सारांश समझ में आया? ये समझ में आया कि हाँ, दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही है, लेकिन अर्थ है तो वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। अब इसका शेप एंड साइज क्या है, या इसका ज्योमेट्री क्या है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? इसको पड़ रहा है, बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये यदि इसकी जगह पर हम कोई दूसरा वुडन मटेरियल रखें, या इसकी जगह पर हम आयरन मटेरियल रखें, या इसकी जगह पर ह्यूमन बॉडी रखें, वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। नहीं विश्वास है तो बालकनी है, एक बार कूद के देखिए, छलांग मारिए, ग्रेविटेशन अपना वर्क करेगा ही करेगा, आप कितने भी भगवान के भक्त क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो वो नेचर जो है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। समझ गए इस बात को? तो इसलिए इस केस में वो सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस फोर्स को हम फील कर पाएंगे। लेकिन दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स है उसको हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ऐसा होता, तो हम जा रहे होते तो कभी ऐसे हो जा रहे होते, कभी ऐसे हो जा रहे होते, सीधा जा पाते? तो समझ गए? तो इसलिए चूंकि दो मासेस उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए ऐसा। उतारिए। आइए वेक्टर फॉर्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
ठीक है, आइए वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दीजिए। हेडिंग दे लिए? इसमें लोग वेक्टर अप्रोच देखेंगे कि दो मासेस हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो एग्जैक्टली वेक्टर्स लॉ को कैसे फॉलो कर रहा है। हेडिंग दे दी। अब ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए, कल हम ये डेफिनेटली पूछेंगे, ये तय है पूछना मेरा, क्योंकि ये अभी आज जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको ध्यान में समझना जरूरी है। अब हम लोग जो हमने बताया था, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि एक मास और दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट जो कर रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फोर्स का क्या होना चाहिए। जब हम फर्स्ट मास को ले रहे हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सेकेंड मास को ले रहे हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसका डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो देख लिए, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन उसका स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के लिए डायरेक्शन फोर्स का अलग अलग होगा, उसके लिए हमको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो दो मासेस को हम फिर से यहां पर रख रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है और यहां पर एक दूसरा मास, ये सेकंड पोजीशन है उसका। हम कह सकते हैं m1 मास यहां पर है, ठीक है। ध्यान से सब लोग देखिए और फोकस होकर के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा ओरिजिन है, यहां से हम r1 का पोजीशन लेंगे, मतलब फर्स्ट मास जहां पर है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो यहां से जब पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इस तरह से ये r1 होगा, और मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है वो x1 कॉमा y1 है, तो हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें सेकंड मास का, तो यहां पर m2 होगा और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 कॉमा y2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ऑरिजिन से दिखाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर यदि हम ऑरिजिन से दिखा रहे हैं तो ये r2 वेक्टर होगा, और r2 वेक्टर बराबर, ध्यान से देखो यहां पर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा पोजीशन वेक्टर उसका, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो अब यदि इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग हम मैच कराएं, ठीक है, तो ये दोनों को लाइन ज्वाइनिंग है। मान लीजिए सपोज करें कि हम ये वाला वेक्टर ले लें, तो ये जो वेक्टर होगा ये 1 से 2 के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, तो मान लीजिए कि ये सेकंड वेक्टर जो है वो डेल्टा आर वेक्टर है, मान लेते हैं ये डेल्टा आर वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर ऐड होकर के ये रिजल्टेंट बनेगा, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ क्या कहता है वेक्टर, जब दो वेक्टर में इस तरह से अरेंज हो, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड से उसका हेड मिलेगा और उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा। याद है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग चले तो हम यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर जिसका कि हेड सेकंड वेक्टर के टेल से मैच किया, और उनका रिजल्टेंट जो होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड से उसका हेड मिलेगा और फर्स्ट वेक्टर के टेल से उसका टेल मिलेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहां पर दिस इंप्लाइज डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये डेल्टा आर वेक्टर क्या कहलाया, r2 माइनस r1 वेक्टर। ये क्लियर है सबको। अब इसमें हम मान लीजिए लिखेंगे, हम लिखना चाहते हैं डेल्टा आर वेक्टर का
उसके यूनिट वेक्टर के टर्म में यदि एक्सप्लेनेशन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा आर का मॉड इंटू डेल्टा आर कैप। जैसे लेट हम किसी भी वेक्टर को लेते हैं, मान लीजिए R1 वेक्टर लेते हैं, तो R1 वेक्टर का R1 का मॉड इंटू R1 कैप ले सकते हैं ना। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट में हम दिखा सकते हैं। ये हम लोग यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे तो भी डिस्कस किए थे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डेल्टा आर वेक्टर का कैप बराबर क्या होगा, डेल्टा आर डिवीजन में डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। ये बात समझ पाए कि नहीं, बोलिए। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास R2 माइनस R1 करने से जो निकल के आएगा वैल्यू, वो डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। जैसे एग्जांपल में और हम समझाते हैं, लेट थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आर वेक्टर जो लिखा हुआ है वो 5 आई कैप है, मान लेते हैं। आर वेक्टर, R1 वेक्टर नहीं लेते हैं हम, आर वेक्टर लेते हैं, चलिए समझने के लिए। तो आर वेक्टर यदि मान लीजिए 5 आई कैप लिखा हुआ है तो आर वेक्टर का मॉड कितना होगा, 5 यूनिट होगा। और आर कैप कितना होगा, आई कैप होगा। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब किसी एक वेक्टर को यदि हम 5 आई कैप दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप उसका यूनिट वेक्टर हो गया जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। उसी तरह यदि डेल्टा आर वेक्टर है तो डेल्टा आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो यहां से, जैसे यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से यदि हमको आई कैप लेना होगा तो हम लिख सकते हैं ना आर वेक्टर डिवीजन में 5 लिख सकते हैं। तो इस वाले रिलेशन को इससे मैच करा के देखिए। यहां पर डेल्टा आर यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है ना, यूनिट वेक्टर है। और कैसे डिफाइंड है, उस वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, तो वो वेक्टर डिवाइड में उसका, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये डेल्टा आर वेक्टर की जगह पर हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि इसके जस्ट अपोजिट एक वेक्टर हम और ड्रॉ कर दें, ये वेक्टर। तो ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर, ये नेगेटिव डेल्टा आर वेक्टर होगा क्या? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर पॉजिटिव एक्स की तरफ दिखा रहा है, जनरली ऐसा दिख रहा है हमको ये। तो डेल्टा आर वेक्टर जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है वो नेगेटिव होगा डेल्टा आर वेक्टर का। लेंथ दोनों का सेम है। देखिए 1 से 2 ये भी डिफाइंड है, डेल्टा आर भी, और 1 से 2 डेल्टा आर वेक्टर माइनस भी डिफाइंड है। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डेल्टा आर माइनस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव एक्स। ठीक है। तो माइनस डेल्टा आर वेक्टर, इसी को हम डेल्टा आर वेक्टर डैश कह सकते हैं। और ये क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा क्या? होगा, क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर जो है माइनस लगाइएगा तो R2 तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस R1 प्लस हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन को। अब हम ये समझें कि यदि ये दो मासेस हैं, ये यदि दो मासेस हैं, ठीक है, तो इनका हम डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं, देखिए। अब हम बात कर रहे हैं F12 का, या फिर F21 की पहले बात करें, F21। अब हम क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर एरो लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या आप कर लीजिए F12 कर ले, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है, आप हमको एक चीज ये बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, F12 ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, वही वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के मुताबिक लिख सकते हैं। अब यहां पे आइए,
F12 ग्रेविटेशनल फोर्स है तो G m1 m2 बाई ये कितना है डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। ये क्या है देखिए, ये जो 1 से 2 लिया गया है वेक्टर वो डेल्टा आर वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा वहां पर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस। तो m1 और 2 मासेस के बीच का जो सेपरेशन है वो डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही फर्स्ट और सेकंड मास का गैप होगा। तो यहां डेल्टा आर हो गया वेक्टर, अब स्क्वायर होगा यहां, समझ पाए। अब आइए कि इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना मतलब अब मुझे ये बताइए कि कौन सा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो ग्रीन कलर के वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है या ब्लैक कलर के? ग्रीन, क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्टिंग फोर्स जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये होगा, और यही होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि डेल्टा आर वेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, फोर्स 1 2 एक फोर्स वेक्टर है, तो उनका डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए। तो यहां पर यदि हम ये लिख दें डेल्टा आर वेक्टर का, सॉरी डेल्टा आर वेक्टर ऐसे लिख दें हम, तो क्या ये चल सकता है? कि यहां पर हमको कैप लेना पड़ेगा, बोलिए कैप लेंगे क्यों? क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका यूनिट तो 1 होता है, मतलब कि यूनिटलेस होगा। ये क्यों यूनिटलेस होगा? देखिए यहां पर ये वेक्टर है और डिवाइड किए हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा ना, वो कैंसिल होकर के सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगा, तो ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डेल्टा आर वेक्टर के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा? फोर्स 1 2 का होगा ना, ठीक है। और डेल्टा आर कैप की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जी m1 m2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और डेल्टा आर कैप देखिए क्या है, डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। इसका मतलब F12 लिख सकते हैं जी m1 m2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड के पावर 3 डेल्टा आर वेक्टर। समझ पाए इस बात को? बोलिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? F12 का मैग्नीट्यूड होगा जी m1 m2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का स्क्वायर, डायरेक्शन इसका वही होगा जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन ग्रीन कलर के पेन से दिखाया गया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो होगा वो नेगेटिव वेक्टर किसका होगा? सिंस F12 is action reaction pair of F21, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12 लिख सकते हैं। तो हमको F12 तो निकल ही गया है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे F21 इज इक्वल टू माइनस F12 है क्या, यदि या ये वेक्टर फॉर्म में है और ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको लिखे तो लिखेंगे जी m1 m2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या डेल्टा आर वेक्टर का मॉड होगा, माइनस लगा हुआ। इसको फिर से यदि हम आगे देखें तो F21 इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू माइनस
डेल्टा आर वेक्टर कैप। ये समझ पा रहे हैं? माइनस आगे आ जाएगा और वो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो ब्लैक कलर का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है? फोर्स ऑन। हाँ, तो ये जो है, ये जो फोर्स है ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इसका डायरेक्शन माइनस डेल्टा आर वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस डेल्टा आर कैप होगा। और यदि इसी को हम आगे एलोबरेट करके लिखें तो जी एम वन बाई एम टू बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, तो आ जाएगा F21 इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डेल्टा आर वेक्टर के मॉड का क्यूब इनटू माइनस डेल्टा आर वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, डाउट है तो बोलिए। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को वेक्टर अप्रोच समझना है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ये समझाने के लिए है, फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं ताकि आप समझ पाइए क्या अंतर आ रहा है। ये सबसे पहले दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ध्यान समझिए, जो सिमिलैरिटी इक्वेशन नंबर 3 में है वही इक्वेशन नंबर 5 में है, जो सिमिलैरिटी इक्वेशन नंबर 4 में है वही इक्वेशन नंबर 6 में है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है। जब भी वेक्टर आएगा तो यहां मैग्नीट्यूड मतलब के पावर 3 हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो मैग्नीट्यूड के पावर 2 रहेगा। सेम यही चीज यहां पर भी है। अंतर इक्वेशन 3 और 5 में क्या अंतर है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इक्वेशन 4 और 6 में अंतर क्या है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट मास है वो ओरिजिन पे ही है। ठीक है, समझ पाए इस बात को? लेट फर्स्ट मास इज एट ओरिजिन। कहां पर है? ओरिजिन पे है, तो R1 वेक्टर क्या होगा? बात को समझिए, यदि फर्स्ट मास यानी M1 मास जो है वो ओरिजिन पे ही है तो R1 वेक्टर 0 हो जाएगा। यदि ये यहीं आ जाए तो R1 वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड R2 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर बन जाए। ठीक है, तो सिचुएशन कैसा, ग्राफ हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, डायग्राम से और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये M1 मास यहां और ये M2 मास यहां, और इनके बीच का सेपरेशन R वेक्टर। देखिए वहां से कैसे चेंज आया, होगा ऐसा? क्या हुआ, ये यहीं आ गया और सीधे हम M2 को दिखाए वहां पर, तो R1 0 हो गया, R2 वेक्टर क्या हो गया? R वेक्टर बन गया। अब जहां जहां R1 है वहां 0 कर दीजिए, और जहां जहां R2 है उसको आप R मान लीजिए। तो यहां डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या होगा? R2, यानी कि R1 माइनस 0। तो डेल्टा R वेक्टर क्या बन गया? R वेक्टर। और यहां डेल्टा R कैप क्या बन गया? R वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, है ना? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां तक आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो कहीं पर भी तो पूछिए। अब सिंप्लीफाई करके एक फाइनल एक्सप्रेशन ले आएंगे। आइए, तो यहां पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चले तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? आर वेक्टर लिखेंगे, और डेल्टा आर वेक्टर का या कैप ले लें। डेल्टा आर वेक्टर का कैप लेंगे
तो आर वेक्टर बाई आर लिख सकते हैं ऐसे। बोलिए, ध्यान से देखिए, क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? जब पेन है, हमको लगा नहीं हम चले, अब हम बहुत हो गया। ऐसे ही पका हुआ है, ये ऐसे ही पकाता रहेगा, अपने अपने खुश रहता है ये आदमी। झेलते हैं हम हैं, ऐसा नहीं ना है। हमको तो बहुत मजा आता है, हमको लग ही नहीं रहा है कि हम 1 1.5 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। बोलेगा तो शाम तक पे पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। क्यों? क्योंकि हमको मजा आता है। तो आप देख लीजिए, आइए यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको 7 कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम F12 जो हमारा थर्ड नंबर इक्वेशन है 12, उसकी जगह पर यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और डेल्टा आर कैप की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर कैप की जगह पर यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो आर कैप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहां पर आर कैप की जगह पर F12 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर क्यू, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए रिलेट आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह पर क्या लिखेंगे? आर वेक्टर डिवीजन में आर लिखेंगे ना। तो यहां F12 फाइनली क्या आया? Gm1 m2 बाई आर क्यू इंटू आर वैक्टर। इसका मतलब है F12 जो है वो एक्ट करेगा आर वेक्टर के अलोंग, ठीक है। तो आर वेक्टर अलोंग ये है ना, और माइनस आर कैप क्या होगा? ये माइनस आर कैप होगा, और ये जो होगा वो आर कैप होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। एक इसको भी रिलेट कर लीजिए, इसको भी, ठीक है। अब लास्ट में जो हमको लिखना है वो लिखना है F21। तो F21 चूंकि माइनस F12 है तो बराबर क्या हो जाएगा? Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, F21, और फिर F21 को हम फाइनली लिखना चाहें तो Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और आर क्यू यहां लिख दें, और यहां माइनस आर वेक्टर रख दें, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? फाइनली F बराबर लिख सकते हैं, फाइनली F इज इक्वल टू लिख सकते हैं Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर माइनस आर कैप। ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्यों है, ध्यान से समझिए। यदि आप चाहते हैं F12 लिखना, आप क्या चाहते हैं? F12 लिखना, F12, तो माइनस आर 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 कैप क्या कह रहा है कि Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F12 किधर लगेगा? दो मासेज है ना, ये 1 है और ये 2 है। तो इस पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा F21 होगा, और ये डायरेक्शन में जो फोर्स होगा F12 होगा, 12 होगा ना। तो F12 लिखना चाहते हैं तो माइनस आर कैप कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस आर कैप मतलब जो आर वेक्टर है, आर कैप, ये आर कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, होगा होगा कि नहीं होगा। और आप यदि F21 लिखना चाहते हैं तो वहां पर भी क्या पुट करेंगे आप? Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या, वही तो पूछ रहे हैं आपसे, तो आप हां बोल रहे हैं। देखिए, आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा? ये डायरेक्शन को F12 लिखे हैं ना, तो F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होगा, और ये क्या सा होगा? 2 1, ठीक है। अब यहां पर
हमको F12 लेना है, तो F मान लीजिए कि F21 ले रहे हैं, तो F21 हम थोड़ा देर के लिए इसको लेते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं। चलिए, तो F21, तो F21 क्या होगा? F21 का डायरेक्शन आर कैप का उल्टा होगा, माइनस होगा, तो यहां लिख दिए क्या? माइनस आर कैप। ठीक है, और अब हमको निकालना है F12, तो माइनस ऑफ माइनस आर कैप लिख सकते हैं ऐसे। तो फिर क्या आ जाएगा वो? Gm1m2/r² आर कैप, ये टर्म समझ पाए इस बात को? इसको पूरा कंप्लीट राइट डाउन कीजिए, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर।